इंट्रा स्टेट हो चाहे इंटर स्टेट हो, यदि उस गुड्स की वैल्यू जो ट्रांसपोर्ट की जा रही है यदि 50,000 के ऊपर यदि चली जाती है, किसी किसी स्टेट में 1 लाख रुपए की भी लिमिट हो चुकी है, तो जैसे इस लिमिट को क्रॉस करती है आपको ई-वे बिल मैंडेटरीली जनरेट करना पड़ता है कि आपका गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि जॉब वर्क के लिए जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो गुड्स की वैल्यू है वो मायने नहीं रखती है। मतलब कि आपके गुड्स की वैल्यू चाहे 50,000 के नीचे हो या 50,000 के ऊपर हो, आपको ई-वे बिल मैंडेटरीली जनरेट करना पड़ता है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर यदि हम जॉब वर्क के लिए गुड्स को सेंड करते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे सेमी फिनिश गुड्स हो, और जॉब वर्कर उस वर्क को कंप्लीट कर देता है, वो गुड्स जब वहाँ से रिटर्न आता है हमारे पास, तो उस समय जब हम ई-वे बिल जनरेट करते हैं तो वैल्यू वाले सेक्शन में हमें कौन सी वैल्यू वहाँ पे दिखानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज रिंकू मौर्य एंड वेलकम टू द मौर्य एफडी क्लासेस। तो आप सभी को पता है कि जब आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ई-वे बिल रिक्वायर्ड होता है। अब ये जो गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ये तो या तो आपने इसे सप्लाई किया होगा, ठीक है, यानी कि सेल किया होगा किसी दूसरी पार्टी को, या फिर अदर देन सप्लाई का केस होगा। अब तो इंटर ब्रांच ट्रांसफर का केस हो, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक ही सिटी में 2-3 ब्रांच हो और आप गुड्स को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच भेज रहे हैं, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो ये तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। और वैसे ही गोडाउन है, वेयर हाउस ट्रांसफर है, मतलब जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, अपने गुड्स को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पे वो हमेशा ट्रांसफर करती रहती हैं। वेयर हाउस में भी वो अपने गुड्स को जैसा भी रिक्वायरमेंट होता है उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार वो स्टॉक को ट्रांसफर करते रहते हैं, तो ये भी सप्लाई का केस नहीं है, अदर देन सप्लाई का केस है। वैसे यदि आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से यदि गुड्स को आप बाई करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को छोड़ करके, तो वो सप्लाई भी नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पे 5th पॉइंट है जॉब वर्क का। अब यहाँ पे भी ये सप्लाई नहीं मानी जाती। तो यदि आप गुड्स की सप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको उस गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है, लेकिन उस ई-वे बिल को जनरेट करने के लिए आपको इनवॉइस की जरूरत पड़ती है। लेकिन इन केसेस में यदि आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो ई-वे बिल जनरेट करने के लिए आपको डिलीवरी चालान की जरूरत पड़ती है। जॉब वर्क के लिए जो गुड्स आप ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं उसमें 3 एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं कंप्लीट प्रोसेस जॉब वर्क का। पहला तो ये होता है कि आप क्या करते हैं, गुड्स जो है जॉब वर्कर को सेंड करते हैं। दूसरा होता है कि जो गुड्स जॉब वर्कर को सेंड किया गया है और जिस काम के लिए भेजा गया, यदि वो काम कंप्लीट हो जाता है तो वो गुड्स अब रिटर्न करने की बारी आती है। तो गुड्स जब प्रिंसिपल को, यानी आपको जो गुड्स रिटर्न हो रहा है जॉब वर्कर के द्वारा, तो ये दूसरा वाला एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व होता है। तीसरी एक्टिविटी इसमें ये होती है कि आपका माल जो है जॉब वर्कर के प्लेस ऑफ बिजनेस पे तैयार हो चुका है, लेकिन आपने जॉब वर्कर को बोल दिया कि वो गुड्स एंड कंज्यूमर को ही वो सेल कर दे, ठीक है, डायरेक्टली वहां से आप कस्टमर को माल बेचवा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 एक्टिविटीज यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। तो पहली जो एक्टिविटी है कि गुड्स जो आप जॉब वर्कर को सेंड कर रहे हैं, जॉब वर्कर के यहाँ जो गुड्स भेजा जाता है वो 3 तरीके से यहाँ भेजा जाता है। पहला तो ये होता है डायरेक्टली फ्रॉम द प्रिंसिपल, मतलब कि आप जो है गुड्स जो जॉब वर्कर को भेज रहे हैं तो आप एक जीएसटी लॉ के लैंग्वेज के अनुसार आप प्रिंसिपल कहलाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने रॉ मटेरियल मंगाया या फिर कोई सेमी फिनिश गुड्स मंगाई, आपने कोई पार्ट्स वगैरह मंगाया, लेकिन उस पर आप फर्दर वर्क करने के लिए आप क्या करें, जॉब वर्कर को आप सेंड कर दे रहे हैं। तो आप जब गुड्स को सेंड करेंगे तो आपको डिलीवरी चालान बनाना पड़ेगा और साथ में आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। इसके बाद आप इस गुड्स को जो है ट्रांसपोर्ट जॉब वर्कर के प्लेस ऑफ बिजनेस पे करा सकते हैं। दूसरी जो यहाँ सिचुएशन होती है फ्रॉम थर्ड पार्टी ऑफ प्रिंसिपल अंडर बिल टू शिप मॉडल। अब ये क्या है, जैसे कि आपने क्या किया, आप जिस पार्टी से यानी कि थर्ड पार्टी से आप जो है रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो आपने उस थर्ड पार्टी को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस पे आप गुड्स ना सेंड करके आप डायरेक्ट जॉब वर्कर के प्लेस ऑफ बिजनेस पे आप सेंड कर दीजिए। तो वो जो थर्ड पार्टी है वो बिल टू शिप टू मॉडल में ई-वे बिल जनरेट करेगी। तो यहाँ पे इनवॉइस जो थर्ड पार्टी है वो प्रिंसिपल को इशू करेगी और यहाँ पे 2 ई-वे बिल जनरेट होगा। पहला ई-वे बिल तो जो थर्ड पार्टी है वो एक ई-वे बिल जनरेट करेगी बिल टू शिप टू में, ठीक है, और एक ई-वे बिल जो प्रिंसिपल है वो डिलीवरी चालान जनरेट करके वो जनरेट करेगा। कुछ गुड्स की कैटेगरी ऐसी होती है जिसको कि कई सारे प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है, मतलब उसमें एक से ज़्यादा जॉब वर्कर इन्वॉल्व होते हैं। तो एक जॉब वर्कर को आपने माल सेंड कर दिया, उसको जितना
वर्क उस गुड्स पे करना था उसने कंप्लीट कर दिया, बाकी फर्दर वर्क के लिए वो दूसरे जॉब वर्कर को गुड्स वहीं से सेंड किया जाएगा। तो ऐसे केस में डिलीवरी चालान जनरेट की जाएगी और ई वे बिल भी जनरेट किया जाएगा, उसके बाद उस गुड्स को दूसरे जॉब वर्कर को सेंड किया जाएगा। अब यहाँ पे जो डिलीवरी चालान है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएसटी रूल के अनुसार डिलीवरी चालान जनरेट करने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। सीजीएसटी रूल्स का जो रूल 55(1)(b है वो डिलीवरी चालान के बारे में बात करता है। तो जीएसटी का एक इम्पॉर्टेंट रूल है, क्योंकि जो आप डिलीवरी चालान तैयार करते हैं वो इनवाइस नहीं होती है। वो डिलीवरी चालान जब आप तैयार करते हैं तो यहाँ पे एक जो कंसाइनर है वो आपका वो प्रिंसिपल होता है, यानी कि आप माल भेज रहे हैं तो आप प्रिंसिपल हैं, और आप जिस पर्सन को यानी जॉब वर्कर को जो आप माल सेंड कर रहे हैं वो कंसाइनी है, और बीच में एक पार्टी और होती है ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि जब आप डिलीवरी चालान तैयार करेंगे तो आपको यानी कि कंसाइनर यानी कि प्रिंसिपल का नेम, एड्रेस और जीएसटी नंबर आपको डिलीवरी चालान पे मेंशन करना है। इसके बाद आपको डेट और नंबर ऑफ डिलीवरी चालान ये भी आपको मेंशन करना है। ये जो डिलीवरी चालान है सीरियली नंबर होना चाहिए और 16 कैरेक्टर से ज्यादा का ये डिलीवरी चालान का नंबर नहीं होना चाहिए। कंसाइनर का डिटेल इंटर करने के बाद आपको कंसाइनी का भी नेम, एड्रेस और जीएसटी नंबर इंटर करना है। या यदि कंसाइनी यानी कि जो जॉब वर्कर है यदि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो सिंपली उसका नाम और एड्रेस आप इंटर कर देंगे डिलीवरी चालान पे। इसके बाद जो गुड्स आप सेंड कर रहे हैं उसका एचएसएन कोड क्या है वो आपको इंटर करना है, क्वांटिटी आपको इंटर करनी है। इसके बाद आपको टैक्सेबल वैल्यू उसकी इंटर करनी है, टैक्स रेट इंटर करना है, टैक्स अमाउंट वहाँ पे आपको इंटर करना होगा। यदि आपका गुड्स इंटर स्टेट के लिए जा रहा है तो आपको वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई जरूर से मेंशन करनी है। इसके बाद आपको सिग्नेचर करना है। तो डिलीवरी चालान कुछ इस तरीके से फॉर्मेट जनरेट होकर के आता है। यदि आप टैली प्राइम वगैरह यूज करते हैं तो उसमें भी आप डिलीवरी चालान तैयार कर सकते हैं। एक्सेल शीट में भी आप जो है डिलीवरी चालान को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो डिलीवरी चालान आपने तैयार की है इसी डिलीवरी चालान के आधार पे आपको ई वे बिल जनरेट करना है। तो आप जो डिलीवरी चालान तैयार कर रहे हैं उसको 3 कॉपी में आपको तैयार करनी है। जो ओरिजिनल कॉपी है वो आपको कंसाइनी को देनी है, यानी कि जो जॉब वर्कर है उसे सेंड करना है, और डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के पास चला जाएगा और ट्रिप्लीकेट कॉपी वो आप रखेंगे। ओरिजिनल कॉपी हम कंसाइनी को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब वो रिटर्न करेगा गुड्स तो उसके साथ में उसे भेजना पड़ेगा। अगर मेरे पास 1000 रुपये हैं तो कोई अगर नॉविस बंदा होगा तो वो कहेगा यार 2 रुपये में मुझे 500 शेयर मिल जाएंगे, लेकिन समझदार बंदा होगा तो वो 1000 रुपये का एक शेयर। जॉब वर्क कंप्लीट होने के बाद जब उस गुड्स को रिटर्न किया जाता है प्रिंसिपल के प्लेस ऑफ बिजनेस पे तो वहां पे ई वे बिल किस तरीके से जनरेट किया जाएगा। तो जीएसटी लॉ के अनुसार यहाँ पे 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि यदि जॉब वर्कर आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो या तो जॉब वर्कर ई वे बिल जनरेट करेगा या तो ट्रांसपोर्टर जनरेट करेगा, वो दोनों के आपस की बात है। ठीक है, और यदि जॉब वर्कर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में आप यदि प्रिंसिपल है तो आप ही को जो है वो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो थर्ड एक्टिविटी यहाँ जॉब वर्क में आ रही है वो आ रही है गुड्स सप्लाइड टू एंड कंज्यूमर या फिर कस्टमर डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब वर्कर प्रीमाइसेस। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो जॉब वर्कर को इंस्ट्रक्शन दे चुका है कि गुड्स जो है फिनिश होने के बाद आप वहीं से एंड कंज्यूमर को आप सेल आउट कर देना। इसमें क्या होता है ना कि यदि प्रिंसिपल इस तरीके का काम यदि कर रहा है तो उसे जॉब वर्कर का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसे अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की तरह डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो आपने जो सवाल किया था कि सर जॉब वर्क कंप्लीट होने के बाद यदि हम उसको रिटर्न करा रहे हैं तो ऐसे केस में ई वे बिल जनरेट करते समय हमें कौन सी वैल्यू शो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि जॉब वर्कर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो ई वे बिल जनरेट करेगा, और या तो वो कर सकता है या तो उसका ट्रांसपोर्टर कर सकता है। लेकिन ई वे बिल में जो वैल्यू आपको शो करनी है उसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि जब प्रिंसिपल ने गुड्स सेंड करा था जॉब वर्कर को तो उस टाइम डिलीवरी चालान में जो गुड्स की वैल्यू दिखाई गई थी वो दिखाई गई थी इनवाइस वैल्यू। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए वहां पे शो किया गया था। जैसे मैंने बताया था जो एक्चुअल प्राइस आपका है गुड्स का वो आपको शो करना पड़ता है जब आप गुड्स को जॉब वर्कर को सेंड करते हैं। इसके बाद जॉब वर्कर के यहाँ गुड्स गया और वहां पे जॉब वर्कर ने अपना काम करते समय कुछ इनपुट वगैरह उसमें यूज किया। तो इनपुट यूज किया गया 15,000 रुपए का और जॉब वर्कर ने काम कंप्लीट किया तो उसकी सर्विस चार्ज आई 10,000 रुपए की। अब यहाँ पे क्या होता है, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें क्या 1 लाख रुपए शो करना है रिटर्न होते समय।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको 1 लाख रुपए शो नहीं करना है, आपको टोटल 1,25,000 रुपीज ईबे बिल में दिखाना है। मतलब 1 लाख ये और बाकी ये दोनों अमाउंट आपको जोड़ना है, ठीक है, जोड़ के आपको टोटल अमाउंट ईबे बिल में शो करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ईबे बिल में जो आप वैल्यू शो कर रहे हैं उसका जीएसटी लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आप मार्केट वैल्यू को भी शो कर सकते हैं और जितने में काम हुआ है आपका टोटल जो है वैल्यू वो आप शो कर सकते हैं। जॉब वर्क रिटर्न के केस में ईबे बिल जनरेट करने के लिए मैंने 2 तरीका बताया था। पहला तो है कि प्रिंसिपल जो है ईबे बिल जनरेट कर सकता है डिलीवरी चालान के थ्रू, और यदि जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो वो ईबे बिल जनरेट कर सकता है। तो दोनों किस तरीके से जनरेट करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला है कि प्रिंसिपल को यदि जनरेट करना होगा तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, इनवर्ड पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको जॉब वर्क रिटर्न पे आपको सेलेक्ट करना है। डिलीवरी चालान ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पे आपको डिलीवरी चालान का नंबर इंटर करना पड़ेगा, क्योंकि सारी डिटेल आपको जॉब वर्कर से लेनी पड़ेगी कि कितना उसमें इनपुट लगा है, कितना चार्जेस वगैरह लगे, सर्विस चार्ज, वो सारी डिटेल्स लेने के बाद आपको एक डिलीवरी चालान तैयार करना पड़ेगा, उसका नंबर और उसका डेट, और यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन टाइप में रेगुलर ही रखना होगा। और बिल फ्रॉम में आपको जो जॉब वर्कर की डिटेल है वो आपको यहाँ पे इंटर करनी है। यहाँ पे क्या करना है, जॉब वर्कर का नाम आपको इंटर करना है और यहाँ पे URP आपको लिखना है, क्योंकि जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, इसलिए आप ईबे बिल तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, पिन कोड इंटर करना है, बाकी ये डिटेल्स आपकी यहाँ पे रहेगी। और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में जो आप डिलीवरी चालान में आपने इंटर किया हुआ सारी डिटेल्स आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। टैक्सेबल वैल्यू में मैंने बताया था 1,25,000 रुपीज आपको यहाँ पे इंटर करना है, यानी कि जो शुरू में आपने गुड्स भेजा था जॉब वर्कर को उस समय आपने जो कॉस्ट परचेस वैल्यू दिखाई थी वो अमाउंट, जॉब वर्कर के चार्जेस और प्लस जो आपका इनपुट यूज हुआ है गुड्स में, वो तीनों जोड़ के यहाँ इंटर करना है। CGST SGST का रेट जो उस गुड्स पे आपका लगा था वो यहाँ पे इंटर करना है। बाकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे इंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करके ईबे बिल जनरेट कर लेना है। अब आते हैं कि यदि जॉब वर्कर को यदि ईबे बिल जनरेट करना है तो वो क्या करेगा, तो वो सिंपल यहाँ पे आउटवर्ड सेलेक्ट करेगा और यहाँ पे वो जॉब वर्क सेलेक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे बिल फ्रॉम में उसका डिटेल आ जाएगा और बिल टू में यानी प्रिंसिपल का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, प्रिंसिपल का नेम, GST नंबर, ये सब आ जाएगा। बाकी सारी डिटेल्स सेम रहेगी। वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू में 125 उसे शो करना है और बाकी ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स उसको इंटर करनी है, फिर सबमिट पे क्लिक करके ईबे बिल जनरेट करना है। तो दोस्तों इस तरीके से एक जॉब वर्क रिटर्न के केस में आप ईबे बिल जनरेट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्या वैल्यू आपको शो करनी है आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।